पटना नीट छात्रा की मिली डायरी, लिखा आई एम अलोन, यानी कि मैं अकेली हूं। नीट छात्रा की डायरी में लिखा इस लाइन ने पूरे जांच की दिशा बदल दी है। एसआईटी अब इसको अहम सबूत मान रही है और इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के बारे में विचार भी कर रही है। बीते दिन पुलिस टीम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एसपी परिचय कुमार मौजूद थे। पुलिस करीब 15 मिनट तक पटना नीट छात्रा कांड पर अपनी बात रखती है और इस केस से संबंधित दस्तावेजों पर चर्चा करती है। तो क्या है पूरा मामला और आखिर में एसआईटी छात्रा के डायरी को अहम सबूत क्यों मान रही है? चलिए इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। दोस्तों, पटना नीट छात्रा कांड को आज पूरा 1 महीना हो चुका है। लगातार 23 दिनों की जांच पड़ताल के बाद अब जाकर एसआईटी ने इस केस में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने छात्रा के कमरे से मिली उसकी निजी डायरी में लिखे कुछ बातों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है, जो इस केस में अहम सुराग माना जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो घटना के शुरुआती दिनों से ही अक्सर छात्रा के कमरे से मिली एक डायरी का जिक्र होते आया है, लेकिन उस डायरी में ऐसा क्या था, क्या लिखा था, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में बुधवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने इससे पर्दा उठा दिया है। पूरे 20 दिनों की जांच पड़ताल के बाद एसआईटी ने खुलासा किया है कि छात्रा डायरी लिखा करती थी, जिसमें उसने अपने परिवार, दोस्तों, भाई और निजी जीवन से जुड़ी कई बातें लिखा था, जो इस केस के लिए अहम सबूत हो सकता था। छात्रा ने अपने डायरी में लिखा था आई एम अलोन, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं अकेली हूं। इसके अलावा कई ऐसे बात लिखे थे जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, इतने दिनों तक चली जांच के दौरान एसआईटी ने डायरी में लिखे शब्दों, कॉल डिटेल्स, पारिवारिक संबंधों, छात्रा की तबीयत और टेक्निकल प्रूफ के आधार पर जांच की 5 थ्योरी तैयार की है, जो इस केस को नई दिशा दे सकती है। ऐसे में चलिए एक एक करके आपको पुलिस के उन 5 थ्योरी के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहली थ्योरी, एसआईटी की पहली और सबसे अहम थ्योरी की बात करें तो छात्रा के कमरे में मिली डायरी में लिखे शब्द है। पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि छात्रा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। छात्रा लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी डायरी में आई एम अलोन और फक माई लाइफ जैसे शब्द लिखे थे। इसके अलावा एसआईटी यह बताती है कि छात्रा का भाव अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा था। वो डायरी में भी उनके लिए अच्छी बातें लिखा करती थी। वहीं उस डायरी में उसके अपने परिवार के प्रति नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी, यानी कि छात्रा का उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उन्होंने आगे रिपोर्ट में यह भी बताया कि छात्रा एग्जाम की तैयारी के चलते मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रही थी। वो अंदर ही अंदर दबाव झेल रही थी। हालांकि छात्रा के परिजन इस बात को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे बीच दूरी रहती तो हम उसे हॉस्टल लेने नहीं जाते। दूसरी थ्योरी, एसआईटी के मुताबिक छात्रा अपने परिवार से, खासकर अपने भाई से नाराज चल रही थी। छात्रा ने अपनी डायरी में अपने भाई के लिए काफी कड़वे शब्द लिखे थे। एसआईटी का मानना है कि छात्रा का अपने घर पर किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। इसी वजह से छात्रा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। हालांकि जांच टीम इसको लेकर परिवार वालों से पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई खास वजह सामने निकल कर नहीं आता है। तीसरी थ्योरी, अब जरा ध्यान से समझिए इस तीसरी थ्योरी को। छात्रा के फोन का जब कॉल डिटेल्स खंगाला गया तो पता चलता है कि 25 और 26 दिसंबर की रात छात्रा ने अपने पिता को बार बार फोन किया था। रात के करीबन 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक छात्रा ने अपने पिता को कई सारे कॉल्स किए, लेकिन पिता ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। पिता ने जब फोन नहीं उठाया तो छात्रा ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। सोचने वाली बात यह है कि बेटी की इतने कॉल करने के बाद भी सुबह उठकर पिता ने कोई कॉल बैक नहीं किया था, सीधा दोपहर को बेटी से बात किया। ऐसा क्यों? एसआईटी का मानना है कि इतनी रात को बार बार फोन करना सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि छात्रा किसी परेशानी में थी और वो मदद चाह रही थी। चौथी थ्योरी, एसआईटी जब मामले की तहकीकात कर रही थी तो उसने उस गाड़ी वाले से भी पूछताछ की जो छात्रा को उसके हॉस्टल लेने आया था। गाड़ी चालक ने बताया कि छात्रा के परिवार ने कहा था कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे पटना से घर लाना है। घर लौटते वक्त छात्रा पूरे रास्ते गाड़ी में लेटी रही। गाड़ी रुकने पर भी वो बाहर नहीं निकली। ऐसे में एसआईटी का मानना है कि छात्रा पहले शारीरिक रूप से कमजोर थी। हालांकि जब जांच टीम ने परिवार से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
पांचवी थ्योरी, जांच के लिए जब मां और भाई के फोन की खोजबीन की गई तो पता चलता है कि उनका मोबाइल टूट गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक ही दिन दोनों के फोन कैसे टूट गए। एसआईटी को शक है कि फोन टूटने की वजह से कई जरूरी सबूत मिट गए होंगे और इसी वजह से पिता और बेटी की आखिरी बातचीत का डिटेल पूरी तरह से जांच में नहीं पाई गई। ये तो रहा पुलिस और एसआईटी की थ्योरी। अब चलिए इस केस से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। दोस्तों, बुधवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने छात्रा के मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और गोपनीय जानकारी आदि के बारे में बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है। क्या इन तमाम थ्योरी को जोड़कर केस को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है? और यदि हाँ, तो फिर छात्रा के कपड़े पर मिला स्पर्म किसका है? उन तमाम लोगों के लिए गए डीएनए सैंपल का क्या हुआ? क्यों अभी तक दोषी नहीं पकड़ा गया है? आखिर 25 से 26 जनवरी के बीच का 11 मिनट का ही वीडियो क्यों लीक किया गया? पूरे 2 दिन का वीडियो कहां है? उसको क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? इसके अलावा 11 मिनट के उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा लड़का और नीतू मैम को अभी तक रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया है? क्या उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है? जबकि घटना के एक दिन पहले ही रात को नीतू मैम हॉस्टल आई थी और यहाँ तक कि सभी लड़कियों के कमरे में भी गई थी। क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों 30 जनवरी को डीजीपी विनय कुमार ने छात्रा के परिजन को अपने सरकारी आवास पर बात करने के लिए बुलाया था? इसके अलावा एक और अहम सवाल, सीसीटीवी की टाइमिंग और हॉस्पिटल में छात्रा के एंट्री मैच क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, 2 फरवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। अगर टाइमिंग पर ध्यान दे तो साफ तौर पर पता चलता है कि 4 बजे के करीब गार्ड हॉस्टल से छात्रा को गोद में लेकर हॉस्टल से बाहर भागता है और वहीं रिपोर्ट में 2 बजे की बताई गई है। यह कुछ मिनटों का फासला नहीं है, बल्कि पूरे 2 घंटे का फासला है। क्या पुलिस ने रिपोर्ट में लिखने से पहले टाइम नहीं देखा था, या फिर सीसीटीवी फुटेज फेक है, या इस केस को अगला दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को किस आधार पर जांच करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।